aspirants, welcome in Prelims past year question series. So here we were going to discuss question from 1979 to 2024. जैसे आपको पता है कि we are discussing some important question from last 45 years, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग इन्वायरमेंट पे पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट से पहले ये देख लेते हैं कि हमारा क्या है ये प्रीलिम्स PYQ सीरीज है। इस प्रीलिम्स PYQ सीरीज में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट 45 इयर्स के क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेकेंड है थीम वाइज सब्जेक्ट वाइज टॉपिक। ओके, जैसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। स्टूडेंट को इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डिफरेंट टॉपिक्स, और हर एक टॉपिक्स में अपना अपना सबका इश्यूज आता है, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो इस इन्वायरमेंट के टॉपिक में हम लोग थीम वाइज इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेम क्वेश्चन के जो आप जो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस देखेंगे उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर उस लिंक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ सम रीडिंग डॉक्यूमेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसके भी लिंक हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखें। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट एक्ट जो कि काफी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हमेशा यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है। साथ में नेशनल बॉडीज, नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज पे भी हमारा फोकस रहेगा। और ये है पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है यूट्यूब पे। गो एंड वॉच इट एंड सॉल्व योर ऑल डाउट्स। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन of the government of India। okay, government of India, this was asked in 2016। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट का जो भी मिशंस होते हैं, लाइक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो गवर्नमेंट ने एक नया लाया था, 8 टाइप्स ऑफ न मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, लाइक नेशनल सोलर मिशन, नेशनल बायोफ्यूल मिशन, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये सारे जो इंपॉर्टेंट मिशन थे गवर्नमेंट के टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन और एडेप्टेशन दोनों ही इसमें आता है। तो यहां पर हमारा उसी 8 मिशन में से एक है ग्रीन इंडिया मिशन। सो पहला स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट, देयर बाय इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। क्या इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने जो बजट पेश करते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट बजट जो होते हैं, क्या उसमें हम ग्रीन अकाउंटिंग करें? क्या हमारा कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब कह सकते हैं कि फॉरेस्ट के एफॉरेस्टेशन पे जाए? दूसरा स्टेटमेंट है लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू एनहांस एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी वन एंड ऑल इन द फ्यूचर। क्या ये ग्रीन इंडिया मिशन का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन आए? पहला ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960s में आया था, काफी उससे हम सक्सेस हुआ था, हमारा कंट्री फूड सरप्लस हो गया था। कहाँ हम फूड इंपोर्ट करते थे, उसके बाद हम फूड एक्सपोर्ट करना शुरू किए, फूड सफिशिएंट हम लोग बन गए। तो क्या ग्रीन इंडिया मिशन का सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है? या थर्ड स्टेटमेंट है restoring and enhancing the forest cover and responding to climate change by combination of adaptation and mitigation measures। अगर मेरे ये पहले स्टेटमेंट को आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने ये बताया है कि गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लाया है, जिसमें वो एडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों की बात कर रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। इसके हिसाब से ऑप्शन जो 3 है वही करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वन स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट का ग्रीन इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ने हैं, और जो भी हम लोग यहाँ पर आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहे हैं यानी एक्सप्लेनेशन में, इसे जरूर देखें, क्योंकि ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था 2014 में। इट इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए तो इन सारे बातों को उसमें जिक्र किया हो। Its objective is to respond to climate change by combination of adaptation and mitigation। देखिए ये थर्ड स्टेटमेंट में यही बात को लिखा गया था, ठीक है। इट्स एम टू प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड इनहांसिंग द इंडिया डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर। देखिए डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होने का, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से तो हो ही रहा, साथ में डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इससे क्या होगा कि इफ यू विल मींस इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, so it will absorb more carbon dioxide from the atmosphere। as you know,
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट इज बेसिकली जो वेजिटेशन होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनहांस दिस इज प्रोसेस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ना कहीं ऐसे जगह स्टोर कर दे रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये 50 to 60 मिलियन टन का बाय 2020 का जो टारगेट था, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। ओके, क्वालिटी ऑफ अनदर 5 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को इंक्रीज करना है। और जो अनदर 5 हेक्टेयर ऑलरेडी फॉरेस्ट है उनकी क्वालिटी को हमें उनको और इंप्रूव करना है। तो ये पूरे ग्रीन इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले प्रीलिम्स में ये फिर से एक नया क्वेश्चन बन सकता है। विद रेफरेंस टू द इको सेंसिटिव जोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? दिस वाज आस्क्ड इन 2014। तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स का जो पहले ये क्वेश्चन पूछा है, तो आज भी इसका रिलेवेंस काफी देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ये क्या करते हैं? दे नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन इको सेंसिटिव जोन एरिया। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम्स अगर गवर्नमेंट करा रही है जिससे कि काफी डैमेज होने के चांसेस है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसको रोक देते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं इको सेंसिटिव जोन आर द एरिया दैट डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अलग ही ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी कंट्री में जितने भी इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका प्रोटेक्शन करना। इको सेंसिटिव जोन ऐसा जोन है जो कि कह सकते हैं कि इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन हाईली प्रोटेक्टेड एरिया एंड लेस प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब कि यहाँ पर ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट हो सकते हैं, यहाँ पर एकदम ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब कुछ एक्टिविटीज को हम प्रोटेक्ट अलाउ कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज को अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ के स्पेशल नहीं है, तो वाइल्ड लाइफ से ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन दोज जोन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक तरह का एक्टिविटी अलाउ है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, साइंटिफिक स्टडी भी आप कर सकते हैं, इसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं। मतलब वैसे एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउ है जो किसी तरह का पॉल्यूशन, किसी तरह का इन्वायरमेंट को किसी तरह का लॉस नहीं होने देंगे। वैसे एक्टिविटीज को यहाँ पर अलाउ है, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं है, एक्सेप्शनल नहीं है। तो ऑप्शन टू भी, स्टेटमेंट टू भी हमारा गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट वन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। देखिए, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछता है और ऐसे स्टेटमेंट, ताकि आपको कंफ्यूजन हो सके और आप उस स्टेटमेंट को गलत अटेम्प्ट कर लो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके पास होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अगर हम इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात करें, तो इट इज इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया विद इन 10 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द एक्ट एज बफर। बफर मतलब क्या होता है? बफर मतलब होता है कि आप इस जोन में वैसे एक्टिविटीज को ना करें जाकि ताकि जो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि गवर्नमेंट हाईली प्रायोरिटी एरिया है, किसी तरह का यहाँ पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो एक्ट एज अ बफर है, एक तरह का ट्रांजिशन जोन है। The act notified section 3 of the Environment Protection Act 1986 by the Ministry of Environment and Forest। याद रहे, ये सेक्शन 3 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एक्ट 1986 के अंदर में ये डिक्लेयर हुआ था। सर्टेन एक्टिविटीज लाइक इधर बैंड और रेगुलेटेड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इस तरह का चीजें बैंड है, लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस बाय लोकल कम्युनिटीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म, ये सारे के चीज प्रोहिबिटेड, ये सारे के चीज मींस परमिटेड है। परमिटेड मींस दे आर अलाउड इन इको सेंसिटिव जोन्स, नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर। दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया। शॉक एब्जॉर्बर मतलब किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इको सेंसिटिव जोन एब्जॉर्ब कर लेगा और उस तरह के पॉल्यूटेंट्स को और उस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं जाने देगा। सो इट इज अ ट्रांजिशन जोन फॉर हाईली प्रोटेक्शन एरिया टू द लेस प्रोटेक्शन एरिया। दे हेल्प इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मींस ऑन साइट, सेम प्लेस पे आप फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व कर सकते हैं। एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब जहां पर आप देखते हैं एग्जांपल जूलॉजिकल गार्डन हो गए, ठीक है, जीन बैंक हो गया, ये सारे क्या एग्जांपल्स है आपके एक्स सीटू। लेकिन हम टाइगर रिजर्व की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, तो ये सारे सब क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। दे मिनिमाइज द फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आल्सो। आज के समय मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है। ठीक है, दे मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी इन दी प्रोटेक्टेड एरियाज।
तो ये इको सेंसिटिव के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जो पीएसपी प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पर हमने टोटल 12 कंपोनेंट इसके हैं जो आपको समझने होंगे, तभी आप इसका इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। पहला है प्रैक्टिस टेस्ट एंड एनालिसिस शीट। आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया, कितने करेक्ट अटेम्प्ट किया, आप अपने स्कोर को एनालिसिस कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दी नेक्स्ट एग्जाम। दिस विल बी अ मैराथन सेशन। मैराथन सेशन मतलब हो गया वेयर अ फैकल्टी विल टीच यू अ वन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ होलिस्टिक मैनर, और उससे आने वाले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं और पहले कैसा क्वेश्चन पूछा है। देन बुक रीडिंग सेशन होगा, रिवीजन सेशन होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, मतलब कि यू विल सी अ डिफरेंट टाइप टॉपिक्स इन वन पेपर, वन क्वेश्चन पेपर, लाइक ओरिजिनल जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है। यूपीएससी मिक्स टेस्ट होगा, करंट अफेयर रिवीजन होंगे फ्रॉम अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर होंगे। सीसेट सपोर्ट प्रोग्राम इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पर्सनलाइज मेंटरशिप होंगे, टेस्ट डिस्कशन होंगे, एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जिसको हम लोग प्रयास के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर समझने वाली ये है कि लास्ट ईयर 45% ऑफ द स्टूडेंट 45% of students are qualified who has been enrolled in this PSP program। तो ये अपने आप में एक बहुत अचीवमेंट वाली बात है। 45%, 50% क्वेश्चन अगर आपके इस प्रोग्राम से अगर प्रीलिम्स से सॉल्व हो जाते हैं तो आपको क्या चाहिए, कट ऑफ आउट ऑफ 200 जाता है आपका 85 80, मतलब कि 50% से भी कम कट ऑफ जा रहा, मतलब आप 50% क्वेश्चन को भी अगर सही ढंग से अटेम्प्ट कर लेते हैं 100 मार्क्स का, तो आपके क्वालिफाई होने के चांसेस पूरे के पूरे बन जाते हैं। और याद रहे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ यानी आप मेंस में एंटर कर गए। मेंस में एंटर कर गए, मेंस में बहुत सारे एनर्जी के साथ आप मेंस जब देते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो याद रहे कि प्रीलिम्स का दरवाजा खोलकर मेंस की तरफ जाना है, ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। अटेम्प्ट विद मोर कॉन्फिडेंस, यू विल बी अ मोर कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम। होता क्या है कि जब हम प्रीलिम्स एग्जाम देने बैठते हैं तो मन में डर होता है कि भाई कैसा क्वेश्चन आएगा, आपने तो पॉलिटी पढ़ा ही नहीं, आपने साइंस एंड टेक का पार्ट किया ही नहीं, कहीं साइंस एंड टेक से ज्यादा क्वेश्चन ना बन जाए। मतलब कि क्वेश्चन पेपर आने से पहले आपके मन में डर इतना बैठ जाता है कि आने वाले क्वेश्चन को भी आप गलत कर जाते हो। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट होगा दैट विल बूस्ट योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कहने का मतलब कि अगर 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो आउट ऑफ 100 में, तो 70 में से 65 से लेकर 67 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग को आप जितना कम करोगे आप उतने नजदीक क्वालिफाई होने के पास जाओगे। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय में 2025 में क्वेश्चन आ सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कब क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा आपका 2014 में, यानी 10 साल पहले। एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए अगर थोड़ा सा भी आपको इन्वायरमेंट के नॉलेज है, अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो होता है ये बेसिकली क्यों बनता है, ताकि आप क्रूअल्टी को कम कर सको। जैसे बहुत सारे एनिमल के साथ क्रूअल्टी होता है उसको खत्म कर सके। लेकिन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो पूरा इन्वायरमेंट के ऊपर है, उसमें तो कोई स्पेसिस की स्पेसिफिक नहीं है। तो आप इस चीज को रॉन्ग मान सकते हो, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या कहेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज स्टेटरी बॉडी। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक ऐसा बॉडी है जो कि पूरे टाइगर रिजर्व्स के जितने भी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये खुद लेता है। मतलब कि अगर कोई टाइगर रिजर्व में अगर कोई किसी तरह कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो उस कंस्ट्रक्शन को रोकने का पूरा पावर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास होता है। तो ये एक स्टेटरी बॉडी है। क्या कह सकते हैं, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल सही कह सकते हैं, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 दोनों को दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 1 गलत होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है यहाँ पर कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। it was not established. It was not established. Remember, it was established in 1962 under the Prevention of Cruelty of Animal Act 1960. So it is an advisory body of the Government of India, Animal Welfare Law. Hence, statement 1 is incorrect. बाकी सारे हैं 2005 में ये बना स्टेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एज अमेंडेड 2006। तो याद रहे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किसके अंदर बना है,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बना है। ये आपका प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। दूसरा है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये बना है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में। याद रही ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये हो सकता है। इट इज चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर, यस करेक्ट। नेशनल गंगा काउंसिल इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति इज द वाइस चेयरमैन पर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपको इस जगह पे दे दे मिनिस्ट्री, Ministry of Home Affairs is the, then it is responsible for the implementation of the National Mission for Clean Ganga. Okay, it is a National Mission for Clean Ganga जो हमारे कंट्री में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इसी के अंडर में हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2010 में पूछा था क्वेश्चन। द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन। यस, तो नेशनल पार्क होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, दोनों में डिफरेंस यही होता है। नेशनल पार्क को हम कह सकते हैं कि मोर प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेस प्रोटेक्टेड है, ठीक है। दोनों के दोनों एक्ट लेजिस्लेशन से ही पास होते हैं, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट दोनों मिलकर ही इस पे लॉ बना सकते हैं, तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड टू कंजर्व फ्यू स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्या फ्यू स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए इसे बायोस्फीयर रिजर्व है? नहीं भाई, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है इसको कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें तो हम दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं, ट्राइब्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस हम इकोसिस्टम के साथ साथ हम नेशनल स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहां से ये सिर्फ फ्लोरा एंड फौना होगा? नहीं होगा। थर्ड है इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। यस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड और नॉट। सो करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ठीक है। सी और 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देने हैं, ठीक है। यहां पर जैसे आप देखोगे कि द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन, दिस इज करेक्ट। नेशनल पार्क इज इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देयर बाउंड्री आर लीगली डिफाइंड बाय एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। Second, a biosphere reserve is declared to conserve few species of flora and fauna. Yes, this is incorrect. Biosphere reserve are meant for conservation of entire ecosystem, both flora and fauna, not just specific species. They focus balancing biodiversity conservation with sustainable use. So third है, in wildlife sanctuaries, limited biotic interference is permitted. This is correct. Wildlife sanctuaries allow to some degree of human activities such as grazing, firewood collection, other regulatory body, unlike national park, which are restricted restriction. ठीक है, ऑप्शन सी में 1 and 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 तो यही कहता है ना कि द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज ओकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये 2005 में पूछा था क्वेश्चन। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, हेवीली पॉल्यूटेड रिवर्स, डेजर्ट एंड सवाना। भाई डेजर्ट एंड सवाना में कहां से ज्यादा स्पीशीज का डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा? टेम्परेट, अगर हम ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें, देखो मेरे थोड़ा डायग्राम उतने सर्कल्स हो नहीं रहे, लेकिन मैं यहाँ से एक लेकर लिव इट अ सेकेंड, जस्ट आई विल टेक वन। यस, दिस इज व्हाट अ वेरी गुड। ओके, यहाँ से मैं लूंगा एक, ठीक है। अगर आप देखते हो, दिस इज द पार्ट ऑफ योर लोकेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन्स, एज यू नो ट्रॉपिकल रीजन्स। फिर ये आ गया आपका टेम्परेट रीजन्स, ठीक है, टेम्परेट रीजन्स आ गया। तो अगर हम सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर पे ही फोकस करते हैं अभी, नदर्न हेमिस्फीयर में, so this part is called your tropical. This part, what is this part? This part is called tropical regions. Tropical regions have more and more, presence of high biodiversity, whereas temperate, while moving from equator toward the pole, the diversity decrease करता है। diversity क्या होता है? decrease करता है। इसलिए temperate deciduous forest, मतलब कि हायर लैटिट्यूड में बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? कम होता रहेगा। हेवीली पॉल्यूटेड रिवर में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, और डेजर्ट एंड सवाना में तो चांस ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं। सो ट्रॉपिकल मेन फॉरेस्ट सच एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर नोन एज देयर इनक्रेडिबल हाई बायोडाइवर्सिटी सच एज इक्वेटर, अमेज़न, कोंगो। ओके, ये सारे हैं। वार्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर होता है यहाँ पर। सबसे पहली बात है, हाई एंड कंसिस्टेंट रेनफॉल होते हैं। A complex structure with multiple layers including canopy, understory and forest floor. Then temperate deciduous forest have moderate biodiversity compared to tropical forest. Heavily polluted water जो काफी नहीं suitable है, and desert and savanna low biodiversity होते हैं, extreme condition होते हैं, इसलिए यहाँ biodiversity ज्यादा नहीं होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
Which one of the following Indian ministry implement the Cartagena Protocol on biosafety? देखिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल होता क्या, ये बायोसेफ्टी के ऊपर तो जैसे बता दिया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम के प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोसेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना बायोसेफ्टी के लिए ऊपर है, और ऑब्वियसली ऑप्शन सी ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing this Cartagena protocol. So Cartagena protocol जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है आपके अगेन प्रिलिम्स ऑफ एनवायरमेंट से। This is a primary related to the environment safety and the regulation of genetically modified organisms, GMO, genetically modified organisms के लिए होता है। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change is responsible for implementation. ये कब आया? 29 जनवरी 2000 में आया इन कोलंबिया। कार्टेजिना इज प्रेजेंट कोलंबिया। इन फोर्स हुआ 11 सितंबर 2003। ये इंपॉर्टेंट है। To contribute the safe transfer, handling, use of living modified organisms with focus on transboundary movement. So living modified organisms क्या होते हैं? They are genetically modified organisms that are capable of reproducing and transferring genetic materials. तो जैसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल के साथ आपका आता है कुछ और भी है, लाइक जैसे कि आप याद रखना नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल क्या है, देन क्योटो प्रोटोकॉल्स क्या है, ये कुछ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स क्या है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इस पूरे टॉपिक में कि जितने भी इंडिया के नेशनल लॉज हैं इन्वायरमेंट के, लाइक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, क्रुअल्टी वाली जो हमने बात किया, वो सारे के सारे आप क्लियर होने चाहिए। साथ में इंटरनेशनल बॉडीज और लॉ जितने हैं, लाइक साइट्स हो गए, ठीक है, साइट्स हो गए, ठीक, आपको फिर पता है कि आईयूसीएन हो गया, ये सारे जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट, ये आपके बेसिक चीज होने चाहिए इन्वायरमेंट में। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी डाउन होते हो ना, तो आपके प्लेन्स में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो माय सजेशन इज टू गो एंड रीड अगेन एंड अगेन एंड सॉल्व एज मच क्वेश्चन। ओके, सो यहां तक लिए ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं एंड विल डिस्कस मोर क्वेश्चन ऑन environment. Okay, thank you and go and do practice.